सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी के। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा आज हम लोग क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं आपके लिए। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। और रेस्पिरेशन को जानने से पहले आपको न्यूट्रिशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। और अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आपको समझ नहीं आया अभी तक, तो कहाँ थे अब तक यार, जाओ हमारी वीडियो से देखो। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप न्यूट्रिशन को अच्छे से समझ सकते हैं। जहां पर मैंने पहले लेक्चर में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरे में हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको अच्छे से बताया। हाँ, अगर आपको न्यूट्रिशन प्रोसेस आता है और समझ में आता है, और अगर आज आप इस वीडियो में रेस्पिरेशन समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह हैं। आज के बाद आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा इन द बेस ऑफ 10th क्लास। ठीक है, सो अब हम फटाफट से शुरू करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, रेस्पिरेशन को समझने से पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि न्यूट्रिशन की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन बताता हूं कि जब हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति ही क्या, किसी मशीन तक को चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी के कुछ नहीं होता मेरे भाई। तो हर चीज को, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, लेकिन उसको चलने के लिए, वर्केबल होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी प्रकार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, अपनी बॉडी को रेगुलेट, मेंटेन और जो भी उसके अंदर चल रहे प्रोसेसेस हैं उनको करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये बात आपको समझ में आती है। और हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी हमको मिलती है खाने से। खाना यानी फूड, फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इस तरह के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में होते हैं। और इस खाने को जब हम खाते हैं, यानी हमारे फूड को जब हम इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। और आपने देखा था ये जो खाना होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। इसको बॉडी में लेने के बाद हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, जैसे ग्लूकोज के अंदर तोड़ देते हैं, अमीनो एसिड के अंदर तोड़ देते हैं, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देते हैं और उसके बाद इनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात तो हमने लास्ट लेक्चर तक में देखी थी। अब हम बात करते हैं कि वो जो ग्लूकोज या जो वो सारी चीजें सिंपलर सब्सटेंस में टूट गई, अब उसका हम एनर्जी कैसे बनाएंगे। मतलब उन चीजों को तो हमने अब्सॉर्ब तो कर लिया। अब अब्सॉर्ब करके आपको पता है जो हमारी बॉडी होती है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो छोटे छोटे सेलों से बना होता है। किससे बना होता है? सेलो यानी कोशिकाओं से बना होता है। और हर एक कोशिका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, जिसको चलने के लिए, जिसको फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये बात तो हम 9th क्लास में भी पढ़कर आए हैं कि एक सेल को एनर्जी चाहिए होती है। और अगर आपको पता हो तो सेल के अंदर एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है आपको एनर्जी, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब सवाल यह है कि भाई उसको एनर्जी बनाने के लिए वो एनर्जी कहां से करेगा? ठीक है, मतलब कहां से अब्सॉर्ब करेगा, कैसे बनाएगा? इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए समझते हैं होता क्या है कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है कि रेस्पिरेशन जो है बेटा वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है, जहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा जीव, ठीक है, प्रोड्यूस करता है यानी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बेटा रेस्पिरेशन की बेसिक डेफिनेशन समझ आई? आपसे कोई पूछे भाई इधर आओ मुझे रेस्पिरेशन समझाओ, तो उसको बोलना कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से वो अपनी बॉडी के लिए एनर्जी बनाता है और जिस एनर्जी उसको क्या, वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करती है। इतनी बात समझ में आई? समझ में आती है। अब रेस्पिरेशन जो होता है, ये जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, इसके अंदर दो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं। यानी एक तो ब्रीथिंग होता है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सर थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करते हैं। देखो हुआ क्या है अभी तक, अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा। मैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट को भी इसमें जोड़ूंगा। देखो ब्रीथिंग क्या होता है, ये तो आपको पता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेना एटमॉस्फेयर से और रिलीज करना CO2, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ब्रेक डाउन सिंपल फूड। जो आपने अब्सॉर्ब कर लिया ना, मैंने बताया था ना डाइजेशन प्रोसेस, अभी मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया, हमारी बॉडी में हमने इनहेल करा, उसके बाद उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया, उसके बाद सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के बाद हमारी बॉडी ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया। उसको अब्सॉर्ब करने के बाद उसके अंदर से हम लोग क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी एनर्जी को बनाते हैं, जो कि ये काम कहां होता है? सेल के अंदर होता है। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। होता क्या है? ये हमारा सेल है, ये देखो
ये सेल है और ये है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा पूरा का पूरा सेल है। सेल की ये जो खाली जगह है, यहाँ पर क्या भरा होता है? यहाँ पर भरा होता है एक फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि सर हम लोगों ने ना खाना वगैरह खाया, न्यूट्रिशन वगैरह कराया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद जो आपका सिंपलर सब्सटेंस में क्या टूट गया था? सपोज कह रहा हूँ, क्या बन गया था? ग्लूकोज बन गया था। अब वो ग्लूकोज आ जाता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में आ जाता है ये ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज आ गया, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना है? एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इसलिए इस ग्लूकोज को चाहिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन देगा भाई? ऑक्सीजन हम देंगे। कौन से प्रोसेस से देंगे? ब्रीथिंग प्रोसेस से देंगे। इसलिए रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग प्रोसेस, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन मिल गया। अभी हम देखेंगे ऑक्सीजन कहाँ से आता है और किस प्रकार से हम उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, किस तरह से हमारे लंग्स काम करते हैं और किस तरह से एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। अभी फिलहाल समझो कि ब्रीथिंग प्रोसेस नॉर्मली हमने ऑक्सीजन लिया और सेल तक वो पहुंच गया। ऑक्सीजन आ चुका है, ग्लूकोज हमने अब्सॉर्ब करा ही था। आपने जहां पर देखा था, कहां पर? हमने न्यूट्रिशन वाले पार्ट में देखा था, विली, जो ह्यूमन के अंदर विली होता है। विली स्ट्रक्चर कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां हमने सारी चीजें अब्सॉर्ब कर ली थी और वो अब्सॉर्ब करके हमारे ब्लड वेसल से होते हुए एक एक सेल तक हमने पहुंचा दिया था। अब वो एक एक सेल तक पहुंचा हुआ ग्लूकोज, हर सेल के अंदर क्या पहुंच चुका है? ग्लूकोज। और उसी तरह से ब्रीथिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन पहुंच चुका है। तो ऑक्सीजन तो पहुंच गया ब्रीथिंग प्रोसेस से, है ना। और आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है भाई? ग्लूकोज पहुंच गया और ऑक्सीजन पहुंच गया। अब इस ऑक्सीजन की मदद से हम लोग इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? एनर्जी में। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम अपने वेरियस प्रोसेस, वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया बात है। अब अब ये जो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज को मिलाकर जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी सेल के अंदर एनर्जी को बनाना। बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसको यहां पर समझते हैं। ये एनसीईआरटी का अपने पास ये पूरा का पूरा एक आपको मिल जाएगा, ये ग्राफ सा बोल सकते हो, चार्ट सा बोल सकते हो, आपको एनसीईआरटी पेज पे मिलेगा। मैंने वही बनाया हुआ है। क्या है यहां पर? अब देखो ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, अब उसी प्रोसेस को मैं समझा रहा हूं कि ये ग्लूकोज तो आपको पता है न्यूट्रिशन प्रोसेस करा था, उसके बाद सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा, उसके बाद हमने ग्लूकोज को अब्सॉर्ब कर लिया। अब ये ग्लूकोज आ चुका है सेल के अंदर। कहां आ चुका है? सेल के अंदर। सेल के अंदर कौन से पार्ट में आया हुआ है? साइटोप्लाज्म में आया हुआ है। साइटोप्लाज्म अभी बताया मैंने, अगर ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म में आ गया। अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में। साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज आया और टूट गया पायरुविक एसिड में, और साथ में थोड़ी सी एनर्जी बनाई इसने। थोड़ी सी क्या बनाई? एनर्जी बनाई। अब जरा समझना, जब आप खाली बैठे हो, जैसे कि अभी मैं बैठा हूं या खड़ा हूं, तो मैं भी आराम से ऑक्सीजन ले रहा हूं। तो जब मेरे को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, जब मेरे पास ऑक्सीजन मेरे को भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तो ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो पायरुविक एसिड और ये साथ में एनर्जी है, ये क्या करता है? जब आपको ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कहां पर कर रहा है ये काम? अब ये काम कहां हो रहा है? समझना मेरी बात, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। सेल के अंदर आ चुका है ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पर ऑक्सीजन भी आ चुका है। अब हुआ ये कि पहले जो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आया था वो तो टूट गया पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड क्या होता है? एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में वो आ गया। अब ये जो पायरुविक एसिड है, जब आपको सेल को अच्छे से ऑक्सीजन मिल रही है, यानी जब आप आराम से बैठे हो और आराम से ऑक्सीजन ले रहे हो, आराम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब आपको ऑक्सीजन इजीली मिल रहा है और बहुत आराम से मिल रहा है। तो जब आपके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो ये क्या करता है? पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर एक पार्ट होता है, या आप उसको बोल सकते हो वो एक ऑर्गेनल होता है सेल का, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन और पायरुविक एसिड रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनर्जी जो बन गई, यही तो चाहिए थी भाई हमको। ग्लूकोज नहीं चाहिए था, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना था, यही तो रेस्पिरेशन है। हो गया,
हो गया भाई रेस्पिरेशन, ग्लूकोज से एनर्जी में बना लिया। अब ये जो एनर्जी बनी है, ये जो एनर्जी बनी है, इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम चलता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, हमारे सेल को जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो एनर्जी बन चुकी है। अब वो उसको जो जो काम चाहिए, जिसको जितनी एनर्जी चाहिए वो दे देगा, और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट में आपका CO2 बन जाता है, ठीक है, और H2O बन जाता है। जितना पानी रिक्वायर्ड होता है H2O तो हमारे पास होता ही होता है, और जो नहीं होता उसको वो सेल अपना क्या नाम है आपको पता हो, ऑस्मोसिस प्रोसेस से बाहर निकाल देता है। और नॉर्मली ये जो CO2 होता है, जैसे आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, आपको CO2 की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, तो CO2 तो आप देखते हैं बाहर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ देते हैं, क्योंकि सेल में जैसे आपने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाई और CO2 भी बनाया साथ में, और CO2 को तो हमने बाहर छोड़ दिया, क्योंकि अपने काम का तो था नहीं भाई साहब। जो अपने काम का नहीं होता उसको हम बाहर निकाल देते हैं, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, चलो, है ना। तो अब आगे बात करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता अच्छे से, जैसे आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, या अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत गहरी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे दौड़ना, भागना, खेलना, है ना, तो उस समय आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिल नहीं पाता, आपके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो आपको सांस नहीं आती, अच्छे से ब्रीथिंग नहीं कर पाते, तो यानी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा है। जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रहा, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा, कम पहुंच रहा है, तो उस दौरान ये जो पायरुविक एसिड होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड बनाता है और साथ में एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है और साथ में एनर्जी बनाता है। हाँ, ये एनर्जी इस एनर्जी के मुकाबले कम अमाउंट में होती है, बट एनर्जी तो मिल रही है। अब वही वाली बात है भाई, अब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अब सेल के अंदर सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, लेकिन तो क्या होता है, एनर्जी बनाने का प्रोसेस खत्म नहीं होता है ना। जब आपको अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा था तब तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये काम चल रहा था। जब आपको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बनाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ये क्या होता है, हमारे सेल के अंदर एक तरह का फ्लूइड मान सकते हो आप, ये जम जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प आता है। क्रैम्प सुना है ना, ऐसे जैसे आप कभी बहुत ज्यादा दौड़ लेते हो या आपने बहुत दिनों से बहुत मेहनत नहीं करी होती, तो जैसे आप जिम जाते हो, लेग डे वगैरह में पहली बार लेग डे करते हो या पहली बार कोई मस्कुलर चीज करते हो, तो आप देखते हो कि आपकी वो मसल दर्द करने लग जाती है। उसका कारण होता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड जम जाता है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद ये अपने आप डिसॉल्व हो जाता है उसके अंदर, तो धीरे धीरे आपका पेन खत्म हो जाता है 2 से 4-10 दिन में। आ रहा है क्या बात समझ में? इस सिंपल सी बात को समझना है आपको। और ये जो प्रक्रिया होती है, जब आपके पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, वो काम तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन जब आपको ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो वाला काम, उस समय जो एनर्जी बन रही होती है वो आपके मसल्स में बनती है। कहां पर बनती है? आपके मसल्स में बनती है, और मसल्स में ये लैक्टिक एसिड जम जाता है, इसलिए आपकी मसल पेन करती है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, एक बात और, ये प्रक्रिया तो हमने ह्यूमंस के अंदर होती है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर, है ना, जैसे यीस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया होता है जैसे यीस्ट, इसके अंदर भी हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं एनर्जी के अंदर। तो यीस्ट भी भाई, यीस्ट को भी तो रेस्पिरेशन करना है, तो ये यीस्ट का एग्जांपल है कि देखो, यीस्ट के अंदर जब अब्सेंस होता है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन होती ही नहीं, तब वो क्या करता है, इथेनॉल और CO2 में एनर्जी बना लेता है। पायरुविक एसिड को बिना ऑक्सीजन के रिएक्ट कर लेता है और किस में बनाता है, इथेनॉल बनाता है, साथ में CO2 बनाता है, साथ में एनर्जी बनाता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये किसके अंदर हो रहा है? ईस्ट के अंदर हो रहा है। ये दोनों काम किसके अंदर हो रहा है? ह्यूमन के अंदर हो रहे हैं। ह्यूमन के अंदर जब अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये वाला बनता है, जब अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो ये वाली बातचीत होती है। क्या बात समझ में आई? नहीं समझ आई तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये जो CO2 बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, इसके अंदर इथेनॉल बन रहा है साथ में। तो ये चीज ना, कई बार आपको पता हो, जो केक वाले होते हैं, जो केक फैक्ट्रीज होती है जहां पर केक बनते हैं, वहां पर वो लोग यीस्ट डालते हैं अपने केक के अंदर। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये जो जब ईस्ट को डालते हैं उस केक के अंदर, तो वहां पर ये वाली रिएक्शन होती है। वहां पर रिएक्शन होने के कारण CO2 बनता है। CO2 के कारण वो जो केक होता है वो आपका फ्लफी होता है। कैसा होता है? फ्लफी, ऐसे मुलायम टाइप में हो जाता है, स्पंजी फ्लफी टाइप में हो जाता है। और साथ में आप देखते हो, केक को अगर 2 से 4 दिन रख देते हो तो उसमें से आपको एक स्मेल आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है? क्योंकि इथेनॉल के कारण आती है। इथेनॉल के कारण उस केक में से बदबू भी आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की हेल्प लेता है और अपनी एनर्जी को बनाता है, और उस एनर्जी को वेरियस एक्टिविटी में काम आती है। आपको पता है दुनिया बिना एनर्जी के नहीं चलती मेरे भाई। अब इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, और रेस्पिरेशन के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीथिंग जहां से ऑक्सीजन मिलता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन जहां पर वो एनर्जी में कन्वर्जन होती है। और मैंने आपको बताया एनर्जी में कन्वर्जन
जब प्रेजेंस होगा बॉडी के अंदर आपके अच्छे खासा ऑक्सीजन मिल रहा होगा तो कुछ ये वाली रिएक्शन होती है जहां पर आपका CO2 H2 साथ में एनर्जी बनता है, और जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तब आपका ये वाला रिएक्शन होता है। और ईस्ट वगैरह के अंदर जब ऑक्सीजन होता ही नहीं तो ईस्ट में तो ये वाला रिएक्शन होता है जहां पर इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनता है। अच्छा, रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। अब एरोबिक किसको बोलते हैं, एनारोबिक क्या ये नई चीज है? अबे नई चीज नहीं है भाई, यही है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनाएगा तो तुझे एरोबिक बोलेंगे, और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाएगा तो तुझे एनएरोबिक बोलेंगे। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर तू एनर्जी बनाएगा तो तुझे एरोबिक बोलेंगे, और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बनाएगा तो तुझे एनारोबिक बोलेंगे। जैसे यही लिखा हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक वो होती है जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना। आपने देखा ना, ये जब ऑक्सीजन है तब कहां हो रहा है काम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। एनारोबिक में ये काम साइटोप्लाज्म में ही हो रहा होता है भाई, है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में ये सारा काम हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो ही नहीं रहा। ये बात भी समझ में आ रही है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और H2 बाय प्रोडक्ट बनता है, और एनारोबिक में आपको एंड प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड मिल जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल यही इथेनॉल को बोल रहे हैं बेटे, इथेनॉल अल्कोहल कंपनी का मालिक है, मतलब अल्कोहल ही होता है ये भी एक तरह का, है ना। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसी से बना हुआ इथेनॉल, तो आप बोल सकते हो इथेनॉल अल्कोहल, बात एक ही है, ठीक है। चलो, तो और उसके बाद आपको मैं बताऊं, जब आपको ऑक्सीजन मिल रहा है अच्छा खासा तब आपके पास मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यानी ये वाला जो प्रोसेस होता है, इस वाले प्रोसेस में ये जो एनर्जी बन रही है ये सबसे ज्यादा बनती है। इसीलिए जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो आपकी बॉडी में भरपूर एनर्जी होती है। लेकिन जब आपका ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है आपके अंदर, तो यही होता है ईस्ट के अंदर ये वाला, तो उसमें जो एनर्जी बन रही होती है, ये एनर्जी बन तो रही होती है लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम होती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन कोई बात नहीं, लेस होती है तो क्या होगा भाई, एनर्जी कम है तो क्या हुआ, अब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस समय एनर्जी तो चाहिए ही होती है, कम ही सही। वही होता है, डूबते को तिनके का सहारा भी चाहिए होता है, तो थोड़ी एनर्जी से भी काम चलाते हैं कभी कभी हम लोग। बाकी तो नॉर्मल जब अच्छा खासा ऑक्सीजन लेते हैं तो अपने अंदर ये वाली एनर्जी बन रही होती है। अब एक बात और करते हैं, क्या, ये जो एनर्जी बनती है हमारे अंदर, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी, जो लैक्टिक एसिड होता है हमारी मसल के अंदर, ठीक है, जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, सडन कोई एक्टिविटी करते हो तो लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प आता है, उस मसल के अंदर क्रैम्प आता है, वही जो आपका सूजन आ जाता है या वही लैक्टिक एसिड जम जाता है तो उसकी वजह से आपका मसल पेन करने लग जाता है, इसी को हम क्रैम्प बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया, एक बात और कर लेते हैं, ये जो एनर्जी बन रही है ये किस फॉर्म में, द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो आपकी एनर्जी बन रही है, यानी ये जो एनर्जी बन रही है मेरे भाई, तो ये इमीडिएटली अपने आप को एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेती है, जिस मॉलिक्यूल को हम ATP बोलते हैं। जिस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ATP होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, ये एक तरह की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। बेसिकली जो अपने को एनर्जी चाहिए होती है वो ATP फॉर्म में ही चाहिए होती है। हमारे सेल को जो एनर्जी चाहिए, सेल भाई को जो एनर्जी चाहिए वो ATP की फॉर्म में ही चाहिए होती है। तो ये जो यहाँ पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पर ये जो एनर्जी होता है ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में, और ATP बनने के बाद तो सेल की मनपसंद बात यानी एनर्जी बन गई जो उसको चाहिए थी, और उसी ATP को हम यूज कर लेते हैं एज अ फ्यूल। वो हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल की तरह काम करता है, जो हमें हमारी सेल के अंदर वेरियस एक्टिविटी में करने में हमको मदद करता है। ATP एक तरह एनर्जी करेंसी है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, उसी तरह अपने एक सेल को ATP चाहिए। बोले तो ATP चाहिए, ATP मतलब एनर्जी की एक करेंसी, एक मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी का ही मॉलिक्यूल होता है, उसको ATP बोलते हैं हमारे बायोलॉजी में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या इतनी बात समझ आई? क्या आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ में आया? ठीक है, तो कुछ बातें और करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। तो बेटा अपने को इतना तो पता लग गया भाई कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अब ऑक्सीजन ब्रीथिंग प्रोसेस से आता है। अब थोड़ा ब्रीथिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर ले। क्यों? तो भाई ब्रीथिंग जैसे मैंने आपको बताया था ये एक फिजिकल प्रोसेस है जहां पर आप इनहेल यानी कि इनहेल करना मतलब अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, और एक्सहेल यानी बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इंसानों के अंदर भी होता है और अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है, ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में अगर मैं बात करूं इन ह्यूमन बीइंग, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस की बात करें तो बेटा जब आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे आपको पता है चेस्ट के अंदर खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी, जिसको एक्चुअली में ये थोरेसिस कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कि हम सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, ठीक है,
मतलब वो जो खाली जगह है वो एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है। और जो हमारे रिब्स होते हैं, अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर रिब्स बना हुआ है, वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। और जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम आपको दिख रहा है नीचे का इस तरह का ऐसा ऐसा हिस्सा होता है, ये जो डायफ्राम होता है, यहाँ पर इसके ऊपर लंग्स होती है हमारी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो डायफ्राम होता है हमारा, ये फ्लैट हो जाता है, ये ऐसे नीचे की तरफ दबता है। जब ये एक्सपेंड होगी चीज तो ऐसे फैल जाएगा, ये ऊपर के बदले ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा हमारी लंग्स का वो बढ़ जाएगा और एयर उसके अंदर आ जाएगी। ये इनहेलेशन के अंदर होता है। जब आप एक्सहेल कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो होता है कि आपका जो थायरॉइड कैविटी यानी जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती है, रिब्स आपके नीचे आ जाते हैं, और ये डायफ्राग्राम फ्लैट हुआ था ना, ये डोम शेप, ये वापस ऐसे सी टाइप में ऐसे डोम शेप में आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद जो आपका लंग्स का वॉल्यूम होता है मेरे बच्चे, ये क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि सारी गैस बाहर निकल रही है। एक कमाल की बात समझने में आ रही है कि इनहेल करने में क्या क्या होता है, चेस्ट कैविटी यहाँ पर बढ़ती है, यहाँ पर चेस्ट कैविटी घट जाती है, मतलब घट के मतलब सिकुड़ जाती है, रिब्स अप होते हैं, रिब्स डाउन हो जाते हैं, यहाँ पर डायफ्राग्राम फ्लैट हो जाता है, यहाँ पर डोम शेप का हो जाता है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब आपको पता है दो तरह के ऑर्गेनिज्म अपने पास होते हैं। अपने पास कितने तरह के ऑर्गेनिज्म थे? दो। एक होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं, जैसे हम तुम और भी जो जानवर वगैरह हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और ये जो पानी वाले जीव है, एक्वेटिक एनिमल, ये कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं भाई? ये तो पानी को ही लेते हैं, पानी के अंदर पानी को पी लेते हैं और उसी के अंदर जो डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन उसी को लेते हैं। तो जैसे मछलियों के पास गिल्स होता है, तो ये क्या करते हैं, पानी को लेते हैं और डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेने के बाद उसमें से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं अपनी बॉडी में, और गिल्स द्वारा बाकी बचा हुआ पानी बाहर फेंक देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो अच्छा खासा प्रचुर मात्रा है ऑक्सीजन की, लेकिन पानी के अंदर भाई, डिसॉल्व वाटर के अंदर ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इनको और इस तरह से आराम से डायरेक्ट ऑक्सीजन तो ले नहीं रहे, डिसॉल्व ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इनको ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। कहने का मतलब हमारे मुकाबले एक्वाटिक एनिमल का जो रेट है सांस लेने का, यानी जो तेजी है वो ज्यादा होती है, फटाफट ले रहे होते हैं। ये हमसे बहुत, मतलब जहां पर आप एक बार या दो बार ऐसे सांस ले रहे हैं, वहां पर ये कहीं 2 या 3 बार ले लेते हैं, ऐसा समझ सकते हो। यानी हमसे, ये एनसीईआरटी में बहुत साफ लिखा हुआ है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का सांस लेने का जो रेट है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से कम होता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? फेफड़े की जगह दिल बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऐसा अगर ऐसे बन गया था ना, ये ऐसे करके ये दिल बन गया था। लेकिन ये ऐसा नहीं होता हार्ट का सिर्फ। अगली क्लास में जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो जब वेसल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको असली दिल दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता यार, ये तो यार वो लोग भेजते हैं एक दूसरे को वाला, इमोजी वाला दिल है भाई। खैर बहको मत, इधर आ जाओ। अब इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हम ह्यूमन के अंदर जो इनहेल करने के लिए या जो एक्सहेल करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस सिस्टम को बनाया गया है उसको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब इस डायग्राम को अगर आपने देख लिया तो मैं इसमें कुछ बातें बताऊं। तो जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर से नॉस्ट्रिल, यानी हमारी नाक के पास देखोगे वहां पर नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल से आता है। नॉस्ट्रिल के अंदर हमारे बहुत सारे हेयर होते हैं, थिन हेयर होते हैं, है ना। आपके नोज के अंदर आप देखते हो बहुत पतले पतले हेयर होते हैं, और म्यूकस भी होता है। तो क्या करते हैं, वो फिल्टर कर देते हैं उस ऑक्सीजन को। जैसे जब आप सांस लेते हो तो कई सारे आपके डस्ट पार्टिकल भी आते हैं, तो उसको फिल्टर कर देते हैं। उसके बाद वो नसल पैसेज से होता हुआ वो हमारी नसल कैविटी में पहुंचता है, और ओवरऑल धीरे धीरे ये ऑक्सीजन हमारे चेस्ट के अंदर पहुंचता है, लर्नेक्स से ट्रैचिया, ट्रैचिया से ब्रोंची, ब्रोंची से ब्रोंचली, और चेस्ट कैविटी के अंदर पहुंचने के बाद जब वो हमारे लंग्स के अंदर पहुंच गया तो लंग्स के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एल्वियोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोली कहते हैं। वो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर वो क्या हो जाती है, गैस भर जाती है, ऑक्सीजन गैस फूल जाती है, भर जाती है, और ये बलून्स बड़े बड़े हो जाते हैं। किसके अंदर? एल्वियोली के अंदर। अब ये एल्वियोली आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे कुछ बना भी देता हूँ। ऐसा मान लो ये बलून लाइक एल्वियोली है, और इस एल्वियोली के नीचे से ऐसे ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी समझते हो? ब्लड कैपिलरी मतलब नसें हमारी जिसके अंदर खून चल रहा है भाई, ठीक है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनके अंदर ऑक्सीजन भर चुका है, और ये ऑक्सीजन एल्वियोली किस में ट्रांसफर कर देती है? हमारी नसों में ट्रांसफर कर देती है। किस में ट्रांसफर कर देती है? नसों में, ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देती है। और इस ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन चला जाता है तो ये ब्लड पूरे के पूरे शरीर में जहां जहां सेल है वहां वहां ऑक्सीजन पहुंचा देती है। उसके बाद तो आपको पता है रेस्पिरेशन होता है। अभी हमने देखा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे फटाफट एनर्जी बन जाती। इतना समझ में आया क्या भाई? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है ब्रीथिंग। अच्छा, अब एक बात और कर लेते हैं हम लोग।
ये जो एल्वियोली आता है ना बेटे, एल्वियोली, अच्छा इसमें तुमको पता है अगर इसके अंदर अच्छी खासी हवा भरी जाए तो ये फूल कर हमारे हमारे जो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलीज होती हैं इनको अगर हम फैलाएं, इनका सरफेस एरिया बढ़ाएं, मतलब हवा भर भर के इनको फुलाएं, तो ये करीबन 80 मीटर स्क्वायर जितना फूल जाएंगी। सोच सकते हो तुम कितना बड़ा हो गया ये, 80 मीटर स्क्वायर जितना फैल जाएगा। आप सोच सकते हो आपकी बॉडी का तो एरिया भी नहीं है भाई, बहुत बड़ा हो गया 80 मीटर स्क्वायर, भाई बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो समझ सकते हो ना। अच्छा अब बात करें अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यू। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो बात है ना, एल्वियोली ने ब्लड कैपिलरी को जो ऑक्सीजन दिया, ये देता कैसे है और CO2 लेता कैसे है। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया, यहाँ से ऑक्सीजन इस तरह से इस रास्ते से आता है, फिर एल्वियोली ब्लड कैपिलरी को दे देता है। तो देता कैसे है और वो ब्लड जो है ब्लड के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंचाता कैसे है। तो एल्वियोली ने क्या करा, ऑक्सीजन को ब्लड दे दिया ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरी नीचे जा रही है, ब्लड कैपिलरी में अब्सॉर्ब हो गया, ऑक्सीजन चला गया। ब्लड के अंदर कई ब्लड के पार्ट्स होते हैं, आपको हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताएंगे कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, RBC होता है, WBC होता है यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। तो उसी के अंदर RBC होता है रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब आपको सुनने में तो आया होगा भाई इसको हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है ना। अभी हम बताएंगे हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो जिंदगी में क्या क्या हो जाएगा, तो अभी बताएंगे, बड़ा मजा आ जाता है अगर हीमोग्लोबिन ना हो ना। तो ब्लड के अंदर जैसे ऑक्सीजन पहुंचा, ये ऑक्सीजन किसने ले लिया, RBC ने ले लिया। RBC ने भी नहीं, RBC के अंदर बैठे हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया और पकड़कर इस ब्लड की टिश्यू द्वारा, मतलब ब्लड की जो चल रही है ट्रांसपोर्टेशन द्वारा, पूरा ऐसे घूम फिर के सारे सेलों में क्या कर दिया, ऑक्सीजन को जाकर एक एक सेल, एक एक टिश्यू तक पहुंचा दिया, काम खत्म हो गया। अब बेटा अगर सवाल आ जाए कि हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या होता, तुमको पता है अगर हीमोग्लोबिन ना हो ब्लड के अंदर, यानी RBC के अंदर हीमोग्लोबिन ना हो या हमारे पूरे बॉडी में हीमोग्लोबिन ना हो, तो आपको पता है फेफड़े, यहाँ ये तो दिल है हमारा, हाँ फेफड़े से यानी लंग्स से ऑक्सीजन को आपकी पैर की उंगलियों तक पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे। पैर ही चला जाएगा भाई, सेल डेड हो जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी। जब तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, जब तक आपके पैर में एनर्जी बनेगी, सोच 3 साल, कितनी कमाल की बात है। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन ट्रांसफर होने के लिए आपके फेफड़े से, आपके लंग्स से, आपके पैर की उंगलियों तक 3 साल लग जाएगा। ये NCERT में बहुत अच्छे से मेंशन करी हुई है ये बात, अगर आप पढ़ोगे, डब्बा बना रखा है ऐसे बॉक्स, उसमें समझाया है ना, खतरनाक बात है ना। 3 साल लग जाएगा यार, यार इतने में तो दुनिया वापस आ जाती है, मतलब बहुत चीजें हो जाती हैं, किसी का क्या क्या हो जाता है। अच्छा अब एक बात और करेंगे हम लोग कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये भी तो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो हमारी जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया तो वेस्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हमारे ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है। देखो ऑक्सीजन कैसे पहुंचा ये तो तुम्हें पता लग गया। अब होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है, ब्लड के जो वेस्ट, मतलब ऑक्सीजन पहुंच गया, उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के बाद ये जो हमारा CO2 बना, अब ये CO2 सेल से आकर कहाँ आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है। और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन या RBC में नहीं आता, अब ब्लड के अंदर ही घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होने के बाद नसों द्वारा, ब्लड वेसल्स द्वारा, नसों द्वारा ये कहां पर पहुंच जाता है, दोबारा से एल्वियोलर सैक में पहुंच जाता है, और एल्वियोलर सैक से होते हुए फिर से इसी पाथ से वापस होते हुए नोस्ट्रिल के थ्रू CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, CO2 डिजोल्व हो जाता है ब्लड में, बल्कि O2 जब आ रहा होता है वो सिर्फ हीमोग्लोबिन पकड़ कर लाता है, पूरे ब्लड में डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या ये दोनों बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो ह्यूमन के अंदर तो किस तरह से ऑक्सीजन आता है ये बात हमने कर ली। अब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देख लें, पौधों में रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट बहुत आसान होता है, मतलब सिंपलर देन द एनिमल। एनिमल के अंदर जितना आपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखा कि हाँ भाई इसमें ऑक्सीजन ऐसे आता है, देन फिर रेस्पिरेशन होता है, इससे बहुत ईजी होता है प्लांट के अंदर। और गैसियस एक्सचेंज, अगर आपको पता हो कि आपको भी पता है कि प्लांट को भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि आपको पता है कि पौधा दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दिन के समय क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है, तब तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट इसके पास ऑक्सीजन हो रहा होता है। लेकिन मेरे भाई रात के समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तब इसको ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए रात के समय ये ऑक्सीजन लेता है और एक्स्ट्रा में क्या छोड़ता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, भाई जितना चाहिए उतना कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेता है, बाकी सारा क्या करता है, बाहर छोड़ देता है। तो इसीलिए रात के समय पेड़ के नीचे या पौधों के पास जाने के लिए आपके मम्मी पापा मना करते हैं, बस उनको रीजन वो तो अपने वे से जो उनको सिखाया गया, उनके क्या नाम है, पापा ने, उनके दादा ने, वो सब आपको बता देते हैं। आपको लगता है कि अरे भूत वगैरह के लिए बोल रहे हैं, नहीं 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 भाई, साइंटिफिक रीजन है। रात के समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, पौधे के अंदर हो रहा होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, और रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, तब पौधा यानी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है, ऑक्सीजन ले रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और बल्कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है, उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए डे टाइम तो ठीक है, लेकिन रात के समय पौधे या जंगलों की तरफ नहीं रहना चाहिए, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से आपको सांस अच्छे से नहीं आएगी। फिर आप समझ ही सकते हो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। बाकी आपको पता हो कि जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, उसके अंदर जो गैस एक्सचेंज होती है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आना या जाना या ऑक्सीजन आना या जाना, मेनली स्टोमेटा से होता है। उसके अलावा स्टोमेटा के अलावा जो प्लांट के तने होते हैं, स्टीम्स होती हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको ये लैंड सेल्स कहते हैं, ठीक है। इससे इन छेदों द्वारा वो आदान प्रदान होता है, मतलब स्टोमेटा से भी क्या नाम है, गैस एक्सचेंज होती है, और स्टीम से भी गैस एक्सचेंज होती है। उसके अलावा रूट से भी गैस एक्सचेंज होती है। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या होता है ये पढ़ा, ब्रीथिंग क्या होता है ये पढ़ा, और ब्रीथिंग का पूरा प्रोसेस यानी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने पढ़ा। उसके बाद प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन में आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो इन तीनों तरह से होता है, मतलब स्टोमेटा भी करता है, लैटिन सेल्स जो स्टीम में होती है वो भी उससे भी करता है, और रूट से भी करता है। और बेसिकली आपका ये सवाल पूछ सकता है कि रात के टाइम पर वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि रात के टाइम पे, मतलब रात के टाइम पे जो पौधा होता है वो ऑक्सीजन क्यों लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ता है, कारण बताओ। या आपसे पूछ लेगा कि रात के टाइम रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझाओ, तो आप उसमें बता सकते हैं कि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता और रात के टाइम रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, जिसके कारण उसको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ती है। या आपसे ऐसा सवाल भी पूछ सकता है कि रात के टाइम इंसानों को या बाकी नॉर्मल व्यक्तियों को या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जंगलों में क्यों नहीं जाना चाहिए या क्यों मना करते हैं, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको आंसर पता है, आंसर एक ही है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। पूरा रेस्पिरेशन मैंने कवर करा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू वेरी मच।